ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हमारे शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाबा ने हम सबको ऐसा ईश्वरीय परिवार दिया। कल की मुरली में था हिम्मते बच्चे मरते बाप, उसके साथ क्या था, मरते परिवार। जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे तो ना बाबा मदद करता है ना परिवार। बस एक स्टेप हमको उठाना है, फिर तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। तो ये सबसे जो अनुभव का टॉपिक होता है, सबसे इजी टॉपिक वही जो हुआ है वही सुनाना है। याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ टॉपिक तैयार करने की भी जरूरत नहीं है, और हम कुछ बनाना भी नहीं है, कुछ बनाना भी नहीं। जो है जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना है। पहले तो ज्ञान कहाँ से लिया जी। और हम लोग इस टॉपिक पे 7:30 से 7:15 दीदी हमारा ऑनलाइन आपने भी एक बार करा है ना, अनुभव का ही क्लास रखते हैं। वन टॉपिक ही है परमात्मा मदद के अविस्मरणीय अनुभव करके ना, भगवान की मदद क्या होती है। और ये केवल ब्राह्मण बच्चे जो हम सब हैं उनको है, तभी वो ब्राह्मण है। अगर उसको एक्सपीरियंस ना हो तो वो ब्राह्मण भी नहीं बनेगा। तो शरीर का नाम दीदी ने बताया, दीपक भाई है। तो ज्ञान यूपी में लिया, उत्तर प्रदेश में एक कासगंज करके छोटी सी जगह है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट बड़ा बन गया हो, अगर उस साइड के लोग जानते होंगे, अलीगढ़ है, आगरा है, उस साइड में। पढ़ाई कानपुर से किया था, लौकिक में बीटेक किया था टेक्सटाइल से। तो पढ़ाई करते हुए ही, क्योंकि हमारे घर में ना सब अलग अलग चीज़ों को मानने वाले थे। जो लौकिक ग्रैंड फादर थे वो राधा स्वामी के वहाँ के सेक्रेटरी थे, तो सत्संग कराना हर संडे पे होता था। और जो पिताजी थे, लौकिक पिताजी, वो देवी के उपासक थे, उनका रोज मंदिर जाना। और लौकिक भाई शिरडी के साईं बाबा को मानता था। तो मेरे को लगता था भी कौन रियल में भगवान है। तो मैं तो कभी सबको मानता था, कभी कभी काम हो गया तो भगवान है, नहीं है तो फिर तो ऐसे चल रहा था। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था कानपुर में, तो फिर काफी समय मेरे को लगने लगा भी मैं कौन, अकेले मैं कि भाई एक दिन तो शरीर छूट जाएगा, फिर क्या होगा। और हमने सुन रखा था 84 लाख योनियों वाली बात ना, तो मेरे को डर लगता था मरने के बाद क्या होगा, मक्खी मच्छर कौन सा। तो ये बहुत बड़ा डर था, अकेले में ऐसा था। तो ये ढूंढने के लिए मैं कई जगह जाता था, चिन्मय मिशन ज्वाइन किया, बहुत सारी जगह। तो कासगंज में मैं पढ़ाई करके वापस आया, तो हम बहुत क्रिकेट के शौकीन थे, तो रोज खेलने का था। तो एक गेम यहाँ कान में लगी, तो जिस डॉक्टर के यहाँ गए वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी के ऊपर सेंटर था। तो मैं उन्हें बचपन से जानता था, उन्होंने कभी बताया नहीं। उस दिन मैंने अचानक पूछ लिया, भाई आप कुछ अलग हैं क्या, कहीं अलग कुछ धर्म है। तब उन्होंने बताया धर्म माने धारणा। फिर ये मैंने कुछ मेडिटेशन सिखाते हैं, तब अब फिर तो राजयोग। उनको बस यही था कि पहले कोई किसी भी ब्राह्मण को थोड़ा सा भी मिल जाए कि भाई ये इंटरेस्टेड है, फिर वो उसको सुनाते हैं ढंग से। फिर उन्होंने 7 डेज का कोर्स कराया। तो मैंने कानपुर में पढ़ाई की थी, तो वहाँ तो हर चीज़ के पैसे लगते थे। मैंने सोचा ये भी पैसे का होगा, उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया शुरू में। आत्मा परमात्मा, वो हर बात में कहते थे परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और डॉक्टर की दुकान इतनी छोटी सी दुकान थी ऐसे, इनको कहाँ से परमात्मा कहते हैं। फिर लास्ट एक दिन आया कि मनुष्य आत्मा मनुष्य बनता है, कुत्ता बिल्ली नहीं बनता। तो मेरे को पूरे कोर्स में वही अच्छा लगा, कम से कम अभी कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगी। बाकी कोई निश्चय नहीं हुआ। मैं जॉब करने के लिए पंजाब में लुधियाना में, मैं मलरकोटला एक जगह है, तो वहाँ पे फिर जॉब की 8 महीने। जॉब छोड़ने के बाद फिर एक दूसरा एक रामचंद्र मिशन करके वो ज्वाइन किया था गाजियाबाद में। फिर वापस आकर फिर मुरली शुरू की। तो 6-5 मार्च से लेकर के जुलाई में जाकर के तक भी निश्चय नहीं हुआ। अगस्त में मेरे को फर्स्ट वीक में बाबा का फर्स्ट टाइम अनुभव हुआ। तो वो जो अनुभव था उसमें एक चीज और आती है जो मेरे को याद आता है। 24 जून 2002 का दिन था। सभी दिन बाबा की मुरली चलती है, लेकिन 24 जून को मम्मा की मुरली चलती है। तो मम्मा ने कहा था ठीक है, आपको निश्चय नहीं होता, भगवान पढ़ाते हैं।
लेकिन उसमें था कि आप अपने अंदर दिव्य गुणों को भर लो, वर्तमान को अच्छा बना लो, तो भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि वर्तमान को अच्छा बना लो, भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। और मेरे को इतने दिन आते आते हो गए, तो ये बात तो अच्छी थी, कोई पैसे की डिमांड नहीं थी। और कई जगह पे हम जाते थे घूम फिर के, डोनेशन या कुछ आ ही जाता था। तो ये तो था भी लोग अच्छे हैं ये, तो ऐसे हम चलते रहे। फिर तो जब मेरे को बाबा का अनुभव फर्स्ट टाइम हुआ, उससे पहले क्लास में सब लोग कहते थे ना बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, मुरली रिवाइज करते थे। तो मेरे मुख से कभी बाबा शब्द नहीं निकलता था, क्योंकि निश्चय नहीं था कि भगवान पढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा टिपिकल बात क्या आती थी, 5000 साल की जो साइकिल होती है, हूबहू रिपीट होता है। तो जो गलतियां हो गई या जो बातें होगी, हम नहीं चाहते फिर से हों, लेकिन अब उसमें तो फिर से होगी वही बात। इसने ऐसा बोला, वो फिर से बोलेगा। तो इन बातों पे तो गीता का भगवान यहाँ पर निराकार शिव को बाबा ने बोलते हैं। पहले हम क्या समझते थे, श्री कृष्ण, और हमारा जो घर है वो मथुरा के पास में है, तो हम तो श्री कृष्ण को ज्यादा मानते थे। तो ऐसे दो, ये बहुत कंट्रोवर्सी थी उस समय। जब मेरे को बाबा में जैसे अनुभव हुआ, उसके बाद तो भाई भगवान बोल रहा है, फिर तो वो जो बोल रहा है वही सच है। तो फिर अनुभव होने शुरू हुए। तो पहले जो हमारा उल्टा देह अभिमान होता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, कि लौकिक पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के कारण, तो वो एक अभिमान था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो हमारी भोली भोली माताओं को तो तुरंत निश्चय हो जाता है, और हम लोगों को टाइम लग जाता है। फिर जब निश्चय हो गया, उसके बाद फिर अब तो बहुत लेट हो गया। अभी बाबा तो 1936 में आया, तो फिर ढंग से फिर कभी मुरली मिस नहीं की उसके बाद, मॉर्निंग मुरली। और कभी कभी सफर के कारण या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुरली पड़ी जरूर फिर उसके आगे पीछे। तो फिर मधुबन आना हुआ 2002 में, दिसंबर 15 दिसंबर पहला टर्म। तो फर्स्ट टाइम मधुबन जब देखा, इतना अच्छा बाबा के बच्चे सेवा कर रहे हैं, तभी मैंने सोचा कि अगर यहाँ सेवा करने को बाबा के घर में, लेकिन वो बात बाबा ने 8 साल के बाद पूरी। तो जब भी मैं वापस सेवा करके वापस जाता था, तो बाबा को बोल के जाता था, बस मैं जा रहा हूँ फिर वापस आने के लिए। और फिर वहां पे सेवा की, फिर वापस। तो जब मेरे को ये मौका मिला अगस्त 2010 में, फिर सिक्योरिटी विंग में आने का मौका मिला। और हमारा सिक्योरिटी विंग से कोई, हम तो टेक्सटाइल माना बीटेक इंजीनियरिंग लाइन में थे, तो फिर भी बाबा ने सिक्योरिटी की सेवा दी, सिक्योरिटी विंग की सेवा दी। तो फिर भी अपने जो भाई बहन हैं, अशोक भाई साहब हैं, कर्नल सती भाई, कैप्टन शिव, इन सबके सहयोग से सारे धीरे धीरे सीखते चले गए। फिर सेवाओं का ये 15 साल का जो दौर है, उसमें बाबा ने बहुत सारी मदद कराई। अभी मैं कमल भाई से सुनेंगे, अगर टाइम बचेगा तो फिर बाद में अनुभव सुनेंगे। तो मैं सीधे आपको ना कोविड पे लिया। तो कोविड के टाइम पे ना, ये बात है 2020 में, आपको याद हो जब कोविड लगा था मार्च में, हमारी कॉन्फ्रेंस थी 31 अप्रैल से 3-4 मई ऐसे कुछ थी। हमें था कि हमारी जो बाबा के नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी सेवा हो, उनको परिचय मिले। तो कोविड की हमारे मधुबन में क्या कर रहे थे, हम 15-15 दिन के प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे कि अब यहाँ तक कैंसिल है, अब फिर देखेंगे। लेकिन वो तो कोविड तो बढ़ता ही जा रहा था, और फिर एक दिन आया कि अब 3 महीने के प्रोग्राम कैंसिल है। तो हमारे संजीव भाई हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने कहा भाई सभी विंग वाले आपस में की क्लास करा रहे हैं, बीकेएस की मिल रहे हैं। तब तक हमें जूम का कुछ भी पता नहीं था, जूम क्या होता है, ये यूट्यूब का भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं। तो उन्होंने कहा आप ही अपने विंग की आपस में क्लास करो, ऐसे करो। तो मेरे को फिर बाबा के कमरे में गया, मैंने कैसे करना चाहिए। तो मेरे को क्लिक हुआ कि एक पूरी की पूरी जो कॉन्फ्रेंस है, हम इसको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बना देते हैं। और विंग माना सभी विंग में सबसे पहले सिक्योरिटी विंग ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की, और इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, आई थिंक 2-3 हजार, काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो हम ज्यादा वो यूट्यूब पे कराया था। उसके बाद फिर सभी विंग ने लगभग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की, और इतने सारे, फिर कमल भाई जानते होंगे, दीदी, कितने ऑनलाइन प्रोग्राम में बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, और हम स्टेट पुलिस, चाहे वो अपनी हरियाणा हो, यूपी का ज्यादा नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सबका ऑनलाइन में चला।
अभी भी RPF के लिए हम ऑनलाइन करते रहते हैं। तो ये बाबा की याद में अगर हम बैठते हैं बाबा की कमरे में, तो बहुत सारी बातें उसमें टच होती रहती हैं और नए नए प्रोग्राम बनते रहते हैं। अभी कैंपेन की बात चल रही है, तो जब कोविड की सेकेंड वेव थी, उसके बाद हमारे एक भाई हैं बाबू खान भाई, बाबा के टाइम के हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और दिनेश भाई ने बोला कि ऐसे एक गाड़ी लें और हम जगह जगह जाकर के प्रोग्राम्स करें। उससे पहले सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम लेना फोर्स में जाकर के थोड़ा टिपिकल लगता था, लेकिन अब उन्होंने बोला, 2 लोगों ने बोला, फिर हमने जिससे भी बात की, शिव भाई वगैरह, सबको अच्छा लगा। फिर हमने पहला कैंपेन नवंबर 2021 में 5 डायरेक्शन में किया। एक इधर भी आई थी चंडीगढ़ नॉर्थ में, एक हमारे राजस्थान गुजरात में, तो वो उसमें भी 120 प्रोग्राम्स ऐसे हुए, एक नॉर्थ ईस्ट में किया। तो इस प्रकार से फिर कैंपेन शुरू हुए। अभी बाबा की मदद का अगर हम देखें तो हमारा अभी पिछला प्रोग्राम अप्रैल में हुआ था माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर में। तो उसके उद्घाटन में अमित शाह जी आए थे, आपने देखा होगा, 17 अप्रैल को, और 21 में क्लोजिंग थी, उसमें राजनाथ सिंह जी थे, डिफेंस मिनिस्टर। और उसके तुरंत बाद 22 तारीख को पहलगाम की घटना हुई। अगर ये पहले होती तो दोनों में से किसी का आना मुश्किल नहीं होता ही नहीं कभी ना। और हम ये देख रहे थे, फिर हमारा कैंपेन था उस साइड में भोपाल में, वहाँ भोपाल में सेवा थी, भोपाल और ग्वालियर में। तो एकदम टिपिकल मामला चल रहा था, आपस में जैसे युद्ध जैसी परिस्थिति, कभी भी भारत कुछ भी करे, ऐसे ऐसे चल रहा था। फिर भी हमने भोपाल में सेवा की। 6 मई का दिन था। हमने जो प्रोग्राम के 21 कोर है भोपाल में, आर्मी की बहुत बड़ी कोर है जिनको नॉलेज हो, उसमें जनरल प्रीतपाल जी थे, और वो शाम को 6 साढ़े 6 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो उसने बोला अपने जवानों को, जब गिरीश भाई ने और दीपा दी ने क्लास करा दी, उसके बाद बोला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कराने का यही सबसे अच्छा समय है। और बोला कि मेरे जवान सभी आप लोग तैयार है ना, आपको देश की सेवा का मौका मिले आगे जाने के लिए। और उसको वैसे भी पता था ये सब होने वाला है। और उसी रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके तुरंत बाद हम ग्वालियर जा रहे थे, और ऐसे तनातनी के समय में हमने ग्वालियर में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। उस समय कमल भाई भी हमारे साथ थे, गिरीश भाई। ग्वालियर से फ्लाइट भी नहीं चलना बंद हो गई थी। तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम चलते ही रहते। तो भाव ये कि कुछ भी होता रहे, बाबा ने कहा वो अपनी सेवा करते हो। अभी भी जब हमारा अभी ORC का प्रोग्राम था, उसके तुरंत पहले दिल्ली में अभी चांदनी चौक पे एक ब्लास्ट हुआ। तो कई लोगों के फोन आने लगे, आपका ORC का प्रोग्राम है गुड़गांव का होगा या नहीं होगा? मतलब हमारा प्रोग्राम तो हो गया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफी लोग इसमें है। ऐसे कई कैंपेन के विषय में, लेकिन बाबा जिसमें आगे भी हाथ रख दो ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं चाहूंगा कि अभी हमारे कमल भाई सुनाएंगे आपको। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोले ओम शांति। कैसे हैं सभी? बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत बढ़िया, मजे में हैं सभी, आनंद में हैं। टाइम पास तो नहीं कर रहा है कोई? क्योंकि कई बार जब पूछते हैं ना पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, तो कई लोग अलग अलग आंसर देते हैं। कई क्या कहते हैं, बस चल रहा है ना। आवाज भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अभी एक भाई थे वाराणसी में, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे हो? तो कहते ठीक है। पहले बोला, 1 सेकंड के बाद बोला बढ़िया है, फिर 1 सेकंड के बाद बोला बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है या बहुत बढ़िया है? तो जब भी हम किसी से मिलें, हमारी जो पहली सेवा है वो क्या है? मुस्कुराकर, खुशी से, ताकि हमारे चेहरे से वो खुशी सामने वाले को भी ट्रांसफर हो, है ना। और आज के समय में ज्ञान सुनाना, जैसे बाबा कहते हैं ना, ट्रेन में जाओ तो सुनाओ, पहले इजी था, आजकल अब सीधा नहीं सुना सकते क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें पता है। पर अगर हमारे चेहरे पे वो खुशी है, शांति है, तो सामने वाला खुद आकर हमसे पूछेगा। अभी हम आ रहे थे जब, पुणे में प्रोग्राम थे, पुणे से यहाँ की फ्लाइट थी दिल्ली की, तो वहाँ हम लाइन में खड़े थे। एक माता जी आए,
तो उन्होंने कहा कि आप आध्यात्मिकता से जुड़े हो? मैंने बोला हाँ जी। कहते मुझे देख के लग रहा, मतलब ऑटोमेटिक वो लाइन लगी थी और वो क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे कि अच्छा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और उन्होंने बताया कि वो चंडीगढ़ ही आ रहे थे। आई थिंक जो पान सिंह तोमर हैं, है ना, उनको जिन्होंने एनकाउंटर किया उनकी पत्नी थी, उनकी बुक लॉन्चिंग ऐसे कुछ था। तो कहने का भाव हमारा चेहरा ना, हमारी स्थिति वो आज के समय पे मेन सेवा करती है। पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर मैं परिचय देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? करेंगे सब एक्टिविटी जी। इसमें हम क्या करेंगे, हम खुद को ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। और एक पुरुषार्थ जो हमें रोज करना है, जो बाबा सिखाते हैं, सोमान का अभ्यास, है ना। बार बार मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। और ऐसे दूसरों को भी हमें क्या देखना है, उसी नजर से देखना है ना। जैसे अब हम आपसे मिल रहे हैं या आप घर पे किसी से बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, तो हमारा मेन पुरुषार्थ है उसको ऊंची नजर से देखना, उसकी विशेषता देखना। तो हम ब्लेसिंग्स देंगे अपने आप को। आप देते हैं ब्लेसिंग्स? ये सुनो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देते हैं किसी को ब्लेसिंग्स? कैसे देते हैं? सिर पे हाथ रखते हैं या सिर्फ थॉट से देते हैं? कभी कभी सिर पे हाथ रखते होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं रखते होंगे, क्योंकि शब्दों से भी हम देते हैं और मन से भी हम देते हैं। लेकिन किसी के सिर पे हाथ रख के आज तक हमने ऐसा नहीं कहा होगा। सोचिए, सिर पे हाथ रखा है किसी के और बोला कि तुम्हारा तो भविष्य बहुत खराब है, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। कभी कहा हमने? लेकिन कई बार हम खुद के लिए ऐसा सोच लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, ये ना हो जाए, है ना। इस प्रकार से नेगेटिव कई बार हम क्रिएट करते हैं। छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, हाथ ऊपर आएंगे अपना। जब मैं कुछ अच्छा बोलूंगा, आपको क्या करना है, हाथ फुलाना है अपने सिर पर। लाइए, बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है? हाँ, थोड़ा स्माइल करके बोलना है लेकिन, ठीक है। तथास्तु का मतलब क्या होता है? जो मैं सोच रहा हूं वही मेरे जीवन में। चल, हाथ ऊपर। मैं शांत हूं। आपको क्या करना है? तथास्तु, हाथ ऊपर। दीदी आप भी करेंगे तो अच्छा। ऊपर जो दीपक भाई सभी करें, अंदर भी जो बैठे हैं, देख रहा हूं मैं सबको। मैं शांत हूं, हाथ ऊपर, ठीक है, लेकिन स्माइल करके करना पड़ेगा, खुश होकर। मैं खुश हूं, हाथ ऊपर। मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं दुखी हूं। अच्छा, ये ध्यान है सबका। दुखी पे तथास्तु नहीं करना है। चलो फास्ट स्पीड से करेंगे। ओनली पॉजिटिव पे तथास्तु, नेगेटिव पे क्या करना है, हाथ को ऐसे करना है, बोलना है नो, ठीक है, आने नहीं देना है हमें। चलो, मैं शांत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं दुखी हूं। वेरी गुड। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ये वाला तो नयों के लिए था एक्टिविटी, थोड़ा इसको आइस ब्रेकर बोलते हैं। तो शरीर का नाम कमल भाई है और हम वैसे जो लौकिक है वो सिरसा है, हरियाणा। तो शुरू से ही जैसे 10th या 12th हुआ तो उस समय पर हमारे मन में एक प्रश्न हम हमेशा चलता था, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस चलते थे कि कुछ भी हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीरियल श्री कृष्ण का देखा या महाभारत देखी या रामायण देखी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस चलते थे मन में शुरू से कि ऐसा कैसे है कि जो श्री राम भगवान है ना, उनकी पत्नी सीता को कोई लेके जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मन में। तो किसी से पूछते थे तो छोटा समझ के बोलते थे कि आराम से देखो, ऐसा ही है, ऐसा है। तो 10th के बाद, और एक्चुअल में बाबा का परिचय हमें बचपन से ही है। हम बहुत छोटे थे तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है उनके घर के बिल्कुल साथ में बाबा का घर था, तो वहां बहुत बार जाना होता था।
और स्पेशली छोटे थे तो टोली लेने के लिए, गुरुवार के है ना, गुरुवार के दिन। और वो नारियल, और गुरुवार भी नहीं, किसी भी दिन हम चले जाते थे, और वो नारियल की जो बर्फी है वो बहुत पसंद थी। एग्जैक्ट। और फिर जन्माष्टमी पे जाना, ये सब चलता था। और वहाँ एक भाई थे, तो उन्होंने हमें सिर्फ एक चीज समझाई थी कि परमात्मा जो है वो निराकार है और वो हमारा सब कुछ है। मतलब उससे कुछ मांगने, एक लाइन जो मेरे अंदर बैठी थी कि उससे कुछ मांगना नहीं है कभी भी, अधिकार है। मतलब बस उसको याद करना है, उसको बताना है, वो हमारे सदा साथ है। तो उसके बाद 12th जब मेरा खत्म हुआ, और 12th करने के बाद मैं गुड़गांव में गया बीटेक करने के लिए। तो क्योंकि हम सिरसा से थे और वहां से गुड़गांव, है ना, बड़ी सिटी, तो एकदम डिफरेंट कल्चर। और वो 4 साल में से जो पहला फर्स्ट ईयर था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उनके साथ मैनेज करना, लोगों के साथ, वो एनवायरनमेंट, तो लगता था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और कोई गाइड करने वाला उस प्रकार से नहीं था, कोई सीनियर या किसी से हम इस प्रकार से बात कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं कभी मंदिर या इधर नहीं जाता था। मुझे लगता था कि वो है, पिता है, और मुझे उसको बताना है, बस वो गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद फिर जब वहां पर 3-4 साल पूरे हुए, जब 4th ईयर था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलने लगे कि जीवन का पर्पस क्या है। और मैं देखता था कि जो आसपास वाले लोग हैं या मैं भी हूँ, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, खुश नहीं है लोग। मन में आता था कि खुश क्यों नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बाद नौकरी लग गई हमारी, हम हैदराबाद में चले गए। तो वहां जाकर ये प्रश्न बहुत ज्यादा मन में चलने लगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, भगवान कौन है। तो मैं बहुत सारी संस्थाओं में वहां जाता था, बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू की, बहुत सारी, उस समय यूट्यूब पे इतनी क्लासेस नहीं थी, लेकिन बहुत सारी क्लासेस जितनी भी मिलती थी स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, वो सुनना शुरू किया। तो धीरे 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 मुझे लगा कि खुद के साथ बैठना, मतलब एक चीज समझ में आई बहुत सारी चीजें पढ़कर, कि खुद के साथ बैठकर और खुद चिंतन करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो तो समझ में आएगा। तो मुझे लगता था ठीक है, तो हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे एकांत में बैठते थे, या कोई भी मुझे संस्था मिलती थी मैं वहां चला जाता था कि मेडिटेशन क्या है या भगवान कौन है, क्वेश्चन आंसर, कोई गुरु मिलते थे उनसे बात होती थी। और स्पेशली जब मैं जॉब कर रहा था तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जो मेरे साथ में लोग हैं या मेरे सीनियर्स हैं, सभी दुखी हैं ना, कोई भी खुश नहीं मिला मुझे। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जीवन भर, सब कुछ था, परिवार भी अच्छा था, दोस्त भी थे, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन एक अंदर से खुशी, सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं ना, वो नहीं थी। तो वो ढूंढते ढूंढते मैंने डिसाइड किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरा पैशन है। अब वो पता नहीं था मेरा पैशन है क्या, लेकिन ये था कि नहीं, उस पे ढूंढना है। और एक ब्रेक लिया मैंने, 1 साल का ब्रेक लिया, मैंने नौकरी छोड़ी और बिना किसी को बताई, किसी को भी नहीं पता था। जब पेरेंट्स को पता लगा तो बहुत सारी चीजें हुई, है ना, निश्चित तौर पे होंगी। तो 1 साल मैं फिर दिल्ली में 1-2 महीने रुका, फिर मैं यहाँ पर आया मोहाली में, और मैं मोहाली में था फेज 11 में था। तो फिर मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरे को ये समझ आया था कि मेरा टीचिंग मुझे पसंद है, टीचिंग प्रोफेशन मीन्स दूसरों की हेल्प करना। और जब मैं कॉलेज में भी था तो मेरे जो दोस्त थे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4 घंटे भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे लगता था नहीं, मुझे हेल्प करनी है, तो मुझे वो बहुत पसंद था। लेकिन उस समय तक काउंसलिंग, मोटिवेशनल इतना ज़्यादा जैसे आज है ना प्रोफेशन है, उस समय इसके बारे में पता नहीं था। तो यहाँ पर हम आए और मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला मोहाली में, आइल्स का, आइल्स टॉफल जो बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स ना, इंग्लिश स्पीकिंग का मेनली। तो वहाँ वो करते 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 एक सैटरडे को हमने एक सेशन रखा, मोटिवेशनल सेशन, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो रखा। जो स्टूडेंट्स थे वो भी आए और उनको कहा कि जिनको भी आप लेकर आइए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 घंटे का ये सेशन है।
तो वो जब सेशन हुआ और लोगों ने अपने अनुभव सुनाए कि उनका टेंशन खत्म हुआ, स्ट्रेस खत्म हुआ, तो वो मुझे लगा कि यस, ये मेरे मेरे जीवन का पर्पस है कि मुझे इस प्रकार से लोगों की हेल्प करनी है। उसके बाद फिर, क्योंकि जो मैंने कहा कि बचपन से बाबा का परिचय तो था लेकिन कभी कोर्स नहीं किया था, तो हम मोहाली में थे और हमारी जो लौकिक मासी हैं उनका हमारे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें घूमने आना है चंडीगढ़। तो मेरा शुरू से रिश्तेदारों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना अटैचमेंट जो कहते हैं। लेकिन पता नहीं उस समय क्या हुआ, मैंने बोला कि क्योंकि मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज देता वैसे नॉर्मली, मैंने कहा हाँ आ जाओ कोई बात नहीं। वो आ गए और जब वो आए हम बैठे थे तो बाकी 2 रूम थे, एक बाकी परिवार उधर बैठा है, मैं और मासी एक रूम में बैठे हैं। और मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं जो भी मिलता था ना उससे वही बात, क्योंकि जो मन में होता है वही आप बात करोगे, भगवान कौन है, ये कौन है, तो मुझे वो आंसर दे रहे थे सारे के सारे। मैंने कहा आपको कैसे ये सारे आंसर पता है? तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा, जैसे सुबह, अगले दिन सुबह उन्होंने कहा कि आप ना यूट्यूब पर मुरली चला दो। मुझे लगा यूट्यूब पे मुरली कौन सुनता है, मुझे लगा बांसुरी, जैसे मुरली हमें ये लगता है ना, मुरली यूट्यूब पे कौन सुनता है? तो कहते हैं आप डेट लिखो, मुरली लिखो। मैंने वो चलाई तो दादी पढ़ रहे थे, तो मैं सुनते 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 मुझे एक एक चीज जैसे ना वो लगा कि हाँ ये तो मैं इतने सालों से जो ढूंढ रहा था वो इसमें सारे आंसर है। और उसमें एक लाइन आई बहुत सुंदर कि भगवान कोई भी इंसान नहीं हो सकता है और किसी गुरु की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। और मैं ये मतलब बहुत सालों से ये मानता था कि, क्योंकि हर जगह जाते थे कहते थे गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। मुझे लगा ये तो मैं मानता हूं कि गुरु के बिना भगवान मिल सकता है क्योंकि वो हमारा पिता है। तो जैसे वो मुरली खत्म हुई 1 घंटे की, तो मैंने जो हमारे मासी हैं उनको कहा कि एक और सुन सकते हैं। तो उन्होंने फिर पिछले दिन की चलाई वो मुरली सुनी और वो सुनते सुनते वो अगले दिन उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप सेंटर पे जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन ही हम सेंटर पे गए, मोहाली फेज 7 पे। तो वहाँ शिव का मंदिर था, तो हम वहाँ जाते थे कई बार लेकिन देखा नहीं था वो। तो शिव के मंदिर में हम गए थे, मैं और मेरा दोस्त थे। तो वहाँ लिखा हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कोर्स। तो मुझे लगा अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलते हैं एक बार देख के आते हैं। क्योंकि उस समय तक ये माइंडसेट होता है ना कि हर जगह पे पैसा लेंगे, कहीं भी कोई कोर्स करने भी, स्पिरिचुअल कोर्स करने भी जाते थे तो लोग पैसे लेते थे। तो वहाँ हम गए और जो म्यूजियम आपने देखा होगा 7 फेज में जो म्यूजियम बना हुआ है, तो वहाँ हम एंटर किया। तो मैंने पहले जो दीदी थे वहाँ समझाने वाले, तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। तो मैं एंट्री पे बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछने लगा, दीदी ये क्या है मेडिटेशन? दीदी कहते हैं आराम से, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे बट आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने बोला दीदी कितना भी समय आप ले लीजिए, मुझे आंसर चाहिए लेकिन। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा दीदी एक आंसर मेरे को दे दो। कहते क्या? मैंने बोला मेडिटेशन क्या है? तो वो जो दीदी थी उन्होंने एक लाइन में बोला सिर्फ, उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे ही आत्मा को परमात्मा से चार्ज करते हैं। तो मुझे लगा कि ये इतना सिंपल आंसर, और मैं जहां भी जाता था मैं पूछता था मेडिटेशन क्या है, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते थे, बैठ जाओ। मैंने बोला करना क्या? बैठ जाओ, अपने आप होगा। मैंने कहा अपने आप? और मैं वहां बैठता था 2-3 घंटे बैठ के इधर उधर देख के आ जाता था। मुझे लगा ये तो बिल्कुल सही है। पूरा हुआ, दीदी ने कहा कि कल से कोर्स आना है। सुबह 7 बजे बुलाया। अब क्योंकि हम लेट उठते थे, मैंने कहा 7 बजे, तो कहते 7 बजे तो आना पड़ेगा। तो हम जैसे भी करके 7 बजे वहां पहुंच गए। पहला बाबा कहता है ना, आपके चेहरे के द्वारा सेवा, आपकी स्थिति के द्वारा सेवा। तो जिन्होंने हमें कोर्स कराया वो बहन की जो वाइब्रेशंस थे, स्थिति, प्योरिटी है ना, उसने हमें अट्रैक्ट किया। हमने कहा कि ये तो एकदम जैसे बिल्कुल प्योर आत्मा है, बहुत पावर है इसके अंदर। तो पहला उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं?
तो मैंने कहा मैं कमल हूँ। कहते नहीं आप कमल नहीं हो। मैं भी डाउट में आ गया। मैंने कहा मैं कमल ही हूँ। कहते नहीं आप, वो तो आपका नाम है ना। फिर मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहते वो तो आपका प्रोफेशन है। तो मेरे सारे जो फंडे थे सारे हिल गए पूरे के पूरे एक्चुअल में। मतलब मुझे अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आने लगा कि मैं हूँ कौन एक्चुअल में। तो दीदी ने कहा कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है। और मेरे साथ दोस्त भी थे, हमारे दोस्त कम मैनेजर, मतलब जो मेरा इंस्टीट्यूट था उसको मैनेज करते थे। तो मेरा सारा गुस्सा उन पे निकलता था। तो जैसे उन्होंने कहा ना आप शांत स्वरूप आत्मा है, वो सबसे ज्यादा हंसने लगे। कहते दीदी अगर ये शांत है ना तो दुनिया सारी शांत है। सारा गुस्सा उन पे निकलता था। और बहुत गुस्सा आता था मुझे जब मुझे लगता था कि लोग काम अच्छे से क्यों नहीं करते या गंदगी फैलाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक लाइन जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि आप असली में शांत हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो आपका एक्वायर्ड संस्कार है, मतलब वो आसपास से आया है, दैट इज नॉट योर रियल संस्कार। आप एक शांत स्वरूप आत्मा है। तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि हाँ ये सही है। और उन्होंने मुझे 3 संकल्प दिए जिसको मैं आज भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। पहला उन्होंने कहा आप इसको 1 हफ्ते तक लिखना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। सुबह, रात को, दिन भर में जब भी समय मिलता था मैं अपनी डायरी पे लिखता रहता था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत हूँ। अंदर से आता था नहीं हूँ शांत, क्योंकि ऑफिस में गुस्सा हो गया, फिर आप लिखोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा सबकॉन्शियस माइंड। मुझे था नहीं, दैट इज नॉट रियल, ये मैं रियल हूं, मेरा असली में, तभी तो मुझे शांति चाहिए ना। तो 4-5 दिन हो गए, आगे कोर्स चलता रहा। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी इट इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, मेरा तो गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ता तो करो ना, फिर देखेंगे उसके बाद। 6वां दिन था जिस दिन मुझे शांति एक्सपीरियंस हुई। मेरा इंस्टीट्यूट में एग्जाम चल रहा था बच्चों का। तो एक बच्चे ने चीटिंग कर रहा था, मैंने 1-2 जगह बिठाया, तो उसने आंसर शीट ली और सब बच्चों के सामने मेरे चेहरे पे फेंक दी और बोला सर आपको कुछ आता नहीं है, बैठे, बहुत कुछ बोला उसने। वो सेकंड, वो शांति जो मुझे फील हुई, मतलब मुझे लगा कि ये सामने वाला जो भी कर रहा है ये अलग है और मुझे क्या फील करना है, मैं अलग हूं। वो अपना कर्म कर रहा है बेचारा, और मुझे उस पर रहम आ रहा था, बल्कि बेचारा कितना दुखी है, क्योंकि मुझे पता था मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, वो जो भी बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है। तो उस दिन मैंने शांति फील की, रियल शांति। एक होता है ना बाहर से हम गुस्सा नहीं करते, अंदर बहुत हलचल है, लेकिन उस दिन था कि मन एकदम शांत है। और तब मैंने लिखा था अपनी डायरी में, दिस इज माई पर्पज ऑफ लाइफ, कि ये मुझे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि शांति अंदर ही है, उसको कैसे एक्सपीरियंस करें। तो फिर मोहाली में बस उसके बाद मैं अपना इंस्टीट्यूट मैंने बंद किया, क्योंकि ये प्लान था कि कॉलेज में हम, जैसे होता है ना कि फ्रीलांसिंग बोलते हैं उसको, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे, बाकी मुझे अपने लिए समय निकालना है। और उसी दौरान जो मेन अनुभव बाबा का हुआ, क्योंकि शांति तो फील हो गई, लेकिन एक प्रश्न आता था कि क्या भगवान सही में ये ज्ञान दे रहे हैं। और खासकर जब हम बाबा रूम में बैठे पहली बार, तो कहा गया था कि बाबा कौन है, निराकार है। और बाबा रूम में बैठे तो सामने ब्रह्मा बाबा, तो अब बिठा दिया, मुझे कुछ बताया नहीं, बैठ गए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ये बाबा कौन है, मैं, वो तो निराकार है, ये कौन है। लेकिन वो 10-15 मिनट में बाबा को देखते देखते ऐसा फील होने लगा कि इनको तो मैं जानता हूँ, है ना, जैसे बात करते हैं ना, तो वैसे फील होने लगा कि बाबा जैसे मेरे से बात कर रहा है। तो मुझे लगा ये तो सही में वही बाबा है। और जो मेरा एक्चुअल में निश्चय बढ़ा 100% जिसको कहेंगे, वो हुआ बाबा की जीवन कहानी से। वहाँ एक मधुबन के भाई आए थे, तो उन्होंने कुछ जीवन कहानी के बारे में बात की। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरे को पढ़नी है। दीदी ने मुझे दी, लेकर गया, मैं पढ़ता गया, पूरी रात में वो बुक मैंने पढ़ ली, जो फर्स्ट पार्ट है। और वो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं।
और मुझे एक दिन में ये फील हुआ मेरा 80-90% जो बोझ था, है ना, ऐसा लगता था कि कुछ बोझ है मन पे, समझ नहीं आता था क्या है, क्योंकि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति थी नहीं, पर वो बोझ फील होता था। वो 80-90% एक दिन के अंदर जैसे वो पढ़ी हमने, और मुझे वो फील हो रहा था कि जैसे बाबा के साथ मैं हूँ, पूरा जो हो रहा है मैं वहीं पर हूँ, बाबा को देख रहा हूँ। और अगले दिन हम गए दीदी के पास, तो मैंने कहा कि दीदी सेकंड पार्ट, दीदी कहते फर्स्ट तो पढ़ो पहले, मैंने कहा वो तो हो गया। तो उसने बहुत निश्चय बढ़ाया। उसके बाद फिर मैं सिरसा में वापस गया। मैंने सोचा था कि स्कूल कॉलेज में फ्रीलांसिंग में करूंगा, कम समय देना है मुझे। तो दीदी ने कहा कि आप 1 महीना मधुबन होकर आइए, और फिर उसके बाद क्योंकि बिजी हो जाएंगे फिर मुश्किल होगा, तो मैं 1 महीने के लिए गया। पांडव भवन जाना था वैसे, लेकिन बीच में दीदी का फोन आया कि शांतिवन 1 महीना जाना है। कौन सा था ये था 2014। तो ऐसे जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर 1 महीना में पांडव भवन में गया, वापस आ रहा था बस 2 दिन पहले, जैसे बाबा कैसे आपकी मदद करता है, कैसे गाइड करता है किसी के थ्रू। तो हमारे ज्ञान सरोवर के एक भाई हैं, वो हमसे नीचे मिलने आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 महीना ज्ञान सरोवर भी चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं ज्ञान सरोवर 1 महीना, दीदी को फोन किया, दीदी 1 महीना और, कहते ठीक है कोई बात नहीं। और वो ज्ञान सरोवर में हम गए, तो वहाँ कुमारों का एक बहुत अच्छा ग्रुप, वहीं पर दीपक भाई मिले, शैलू भाई मिले, और भी हम कुमारों का ग्रुप है वहाँ पे बहुत अच्छा। तो शाम को हम मुरली चिंतन डिस्कशन करते थे, सुबह 2 बजे अमृत वेला इकट्ठा बैठ के करते थे। तो बस फिर लगता था कि अब तो वापस नहीं जाना है। रोज अमृत वेला करने लग गए थे। हाँ, वो तो यहीं पे ही शुरू कर दिया था दीदी, क्योंकि जैसे कहा ना पहले 7 बजे कोर्स के लिए कहा मेरे को, तो फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला, दीदी ने, उठ जाते थे। हाँ, तो 1 हफ्ते के बाद दीदी ने क्या बोला कि कल से आपको ना 6 बजे आना है मुरली के लिए। मैंने कहा 7 से 6 सीधा। फिर 1 हफ्ता हुआ था बस, प्रेम दीदी, तो फिर 6 बजे शुरू किया। फिर कहते 6 बजे आप आते हो मुरली के समय, 5:30 तो आओ, योग भी शुरू होता है। ये तो गलत बात है। और फिर थोड़े दिनों के बाद कहा कि अमृत वेला तो करना, ब्राह्मण बना अमृत वेला। तो सुबह उठ जाते थे 4, शुरू में तो बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन एक पुरुषार्थ, मतलब एक टेक्निक है वो करने की, कि मुझे चाहे 10 मिनट करना है, करना जरूर है। तो कई बार होता था 4:15 नींद खुलती थी शुरू में, तो मैं परेशान नहीं होता था, कोई बात 10 मिनट करना है। कभी कभी होता था 4 बजे उठे, 10 मिनट में नींद आ गई, लेकिन विद इन अ मंथ वो संस्कार बन गया। तो फिर अमृत वेला होने लगा। फिर भोजन का जब आया, तो भोजन में भी कुछ भी नहीं आता था मुझे बनाना, सिर्फ चाय आती थी। तो एक बार मैंने जगदीश भाई की बहुत क्लासेस सुनी है, और जैसे कोर्स पूरा हुआ 1 महीने का मैंने ब्रेक लिया था, मतलब 1 महीना एकांत बिल्कुल। ऑफिस में भी मैं गया नहीं, जो मैनेजर थे उनको बोला आप संभालना। तो वो 1 महीना ओनली योग, ओनली क्लासेस, एकांत, लिखता रहता था मैं कुछ। तो जगदीश भाई की मैंने इतनी क्लासेस सुनी हैं, तो उसमें जगदीश भाई ने कहा कुमार माना भोजन आना चाहिए बनाना। उसी दिन जो हमारे टिफिन आता था, मैंने फोन किया, मैंने कहा कि कल से नहीं आना है, मुझे कुछ आता नहीं है और कल से आना नहीं है, बनाने वाला कोई है नहीं। लेकिन इतना निश्चय था बाबा पर, बाबा ये आपका काम है, क्या खिलाना है मुझे नहीं पता है। और मैंने कहा चलो दाल चावल, बाबा कहता दाल चावल तो खिलाऊंगा ही। तो पहली बार बनाया, एकदम ऐसा परफेक्ट बना कि शाम को तो मैंने कहा कि आज गुलाब जामुन बनाते हैं, मेरे को मीठा पसंद था और वो भी बना दिया। तो बाबा ने, जैसे होता है ना छोटी छोटी चीज में, पुरुषार्थ में भी कोई भी छोटी चीज हम बाबा को कहेंगे। और जैसे मैं ज्ञान सरोवर में था, शांतिवन में था, तो मुझे जैसे कहा मीठा बहुत पसंद था। लेकिन शुरू में जब आप जाते हो तो टोली डिपार्टमेंट लेकर आना है, आपको डर लगता है ना शुरू में कहाँ जाना है। तो एक दिन मैं बाबा के पास बैठा था, बाबा मुझे बाहर से तो कुछ खाना नहीं है, 100% है, मुझे ना लड्डू चाहिए बूंदी का, मुझे बहुत पसंद है। तो बाबा कैसे एक एक चीज पूरी करता है। वो भाई जो आए थे मेरे को बुलाने ज्ञान सरोवर के लिए, उन्होंने मुझे एप्पल दिया टोली जाते हुए, मैंने ले ली। मैंने बाबा को बोला बाबा ये तो नहीं चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं, चले गए। वो वापिस आए भाई
उन्होंने निकाला, क्या निकाला? लड्डू। और मेरी आंखों से कहते क्या हो गया? मैंने कहा अभी मैं बात करता ना उनसे, मैंने कहा आपको किसने कहा था लड्डू के लिए? क्योंकि चले गए थे। कहते मेरे को जाना था किसी और के लिए, मैंने सोचा हुआ था और भाई मिलेंगे। कहते पता नहीं क्या हुआ, मुझे संकल्प आया कि उसी भाई को देना है। तो ये एक छोटा मतलब बाबा कैसे कदम कदम पे हमारी मदद करता है। और हाँ जी, हाँ हाँ, ये भी है कि ऐसा नहीं अमृत वेले लड्डू मांगने लग जाए बाबा से हम बाबा लड्डू, क्योंकि ये तो एक था ना छोटे, एक होता है छोटे बच्चे का, योग लगाओ लड्डू तो बाबा कर देगा लड्डू। क्योंकि मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि बाबा से कुछ मांगना नहीं है। उस समय मांग लिया था लेकिन क्योंकि बाबा सब कुछ अपने आप देता है हमें। तो ऐसे फिर अपना भोजन, और लास्ट में बताऊंगा समय कम है। पेपर्स बहुत सारे आए, क्योंकि सबसे बड़ा पेपर कुमार जीवन में जो आता है ना, आप संकल्प पूरा कर लेते। मन का संकल्प कभी पेपर नहीं आया, क्योंकि मुझे 1 महीने में ही पता था कि मुझे कुमार जीवन जीना है। तो 3-4 भाई कुमार बात कर रहे थे आपस में, कोई 5 साल से ज्ञान में था, कोई 10 साल से, कि परिवार वाले क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ बात चल रही थी। मैंने बोला आपका संकल्प है, परिवार वाले इसमें कहां से आ गए? आपका जीवन है, आप चूज कर रहे हो, तो ऑप्शन ही नहीं है कि परिवार वाले आपको मना कर सकते हैं। तो जब हमने संकल्प लिया तो पेपर्स आए। जो पिताजी हैं उन्होंने तो बात ही नहीं की 3-4 महीने, और माता जी ज्ञान में नहीं थी, ब्रह्मा कुमारी को जानते थे, माउंट आबू भी होकर आए थे। उन्होंने मुझे कहा, कहते एकदम सही है जो आपने संकल्प लिया ना, बिल्कुल बड़े, कोई फायदा नहीं है। मतलब माता जी ऐसे थे, लेकिन पिताजी बात नहीं करते थे। और माता जी कहती थी कि रोते हैं सोसाइटी के बारे में। तो मैं बाबा को बोलता था, बाबा अमृत वेले में एक मैंने पक्का किया है, अमृत वेले बाबा से कुछ मांगना नहीं है, अधिकार से कहना है। मैं बाबा को बोलता था, बाबा आपने ये जीवन दिया है और अब आपकी जिम्मेवारी है उनको कैसे समझाना, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, या आपको समझाना है आप कैसे करना है। तो एक बार मैं बाबा रूम में बैठा था, मुझे संकल्प आया, ये दिवाली का समय था, कि आपको जाना है और सेवा करनी है घर जाके। तो मैंने कहा सेवा करनी, चलो। वहां हम गए और एक युक्ति लगाई, क्योंकि वहां गए तो भोजन हमने माता जी के हाथ का नहीं किया। वैसे करना चाहिए, बाबा भी कहता है कि चलो अभी ज्ञान में नहीं है तो धीरे धीरे, लेकिन वो संकल्प आया कि नहीं उनको ये बोलना है। तो उनको इतना लगा कि नहीं अब तो मेरे को ये भोजन तो मुझे कराना है। तो उसके लिए मैंने बोला आप सेंटर पे जाइए। और फिर एक युक्ति हमने अपनाई कि पेरेंट्स को बोला आप 1 महीने के लिए चाहिए, और 1 महीने के बाद आप मुझे जो कहेंगे, आप कहेंगे ना ज्ञान छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 1 महीने आप सेंटर पे रोज जाने चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करें। क्योंकि उस समय थोड़ा एज ये थी कि शादी और ये सब का भी संकल्प उनके चल रहा था। तो लेकिन हाँ ये था कि जब हम संकल्प कर लेते हैं, बाबा को बोल देते हैं, अगले महीने हमारे पिताजी का हमारे पास फोन आया। अब मुझे आज तक नहीं पता कैसे आया, क्यों आया। कहते बेटा आप जिस बात पे हो ना एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कुछ भी मतलब एकदम परफेक्ट है ये चीज। अब उनको किसने टच किया, कैसे कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस वो मुरली सुनने जाते थे। और उसके बाद फिर सेवा का ये हुआ। हाँ जी, हाँ अभी सेवा में भी साथ में जाते हैं कई बार। तो वही है कि बाबा, हाँ हिम्मत जैसे बोलते हैं ना, हिम्मत दे बच्चे, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था कि बाबा हमें तो कुमार जीवन जीना है। अब वो कुछ भी पेपर्स आए वो हमें हिला नहीं सकते। एक बार हमारे पेरेंट्स लेकर भी गए एक जगह पर, तो युगल के पास, मतलब वो ज्ञान में चलते थे कि वो समझाएंगे आपको। तो वो युगल 25 साल से ज्ञान में थे, लेकर गए। अब बैठ गए हम वहां जाके आराम से। तो वो मेरे को समझा रहे थे, मतलब पेरेंट्स ने बोला होगा ना इसको समझाओ थोड़ा ये, तो समझाना शुरू किया उन्होंने। अच्छा ऐसे है, सोसाइटी क्या कहेगी ऐसे। लेकिन उस समय मुझे बाबा की इतनी मदद अनुभव हो रही थी, मन एकदम शांत, और मुझे था कि मुझे बिल्कुल प्यार से जवाब देना है, आराम से। तो वो बोलते गए कि सोसाइटी क्या कहेगी। अच्छा फिर गंधर्वी विवाह भी होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। तो हमने एक ही लाइन बोली सिर्फ, मैंने बोला कि
आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पेरेंट्स गलत नहीं है, और मैं मानता भी हूँ पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सोसाइटी क्या कहेगी, लेकिन मुझे है कि बाबा क्या कहेगा। सिर्फ इतनी लाइन बोली तो वो दोनों जो थे युगल एकदम शांत हो गए, उनको समझ आया कि नहीं ये जो है। और बाबा सेवा में भी हमारा तो वाचा सेवा का संकल्प नहीं था, क्योंकि हम जब ज्ञान सरोवर में थे तो वहां पर तपस्या और कई कई घंटे योग करते थे। तो यूथ विंग की सेवाएं शुरू हुई, तो वहां पर हमारे दीदी जो हैं उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने के लिए जाना है सेवा में। तो चंद्रिका दीदी जो हैं उन्होंने बुलाया है और जरूरत है वहां पे अहमदाबाद में। तो मैंने कहा दीदी वैसे तो बाबा मना करता है, ना नहीं कहनी है, लेकिन इतने दिन में नहीं जा सकता बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था डाइजेशन का और पेट का। तो मैं 1 दिन से ज्यादा, जैसे होता है ना 1 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब मेरे लिए सोचना भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा दीदी नॉट पॉसिबल। लेकिन दीदी का फिर फोन आया, तो फिर मैंने कहा कि चलो आप कह रहे हैं तो। फिर मैं बाबा रूम में बैठा और मैंने कहा कि बाबा जाना है अब हेल्थ आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। और फिर हमने 1 हफ्ता शरीर के लिए योग किया और वो जो प्रॉब्लम थी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो बाबा कैसे हमारी शरीर का भी ध्यान रखता है ना। और पहले जब हम गए यूथ विंग की सेवाओं में, यहाँ पर भी बस आई थी, तो 15 लोगों की टीम होती थी हर दिन अलग सेंटर में। तो पहली बार जब गए तो लगता था कैसे पॉसिबल होगा, मतलब हर दिन नया सेंटर, अच्छा 15 लोग जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, है ना, उनके साथ एडजस्ट करना, कहाँ रूम मिलेगा, कैसे होगा 15 लोगों को। लेकिन जब 1 महीने वहां हम रहे और जब वापिस आए 1 महीने के बाद, तो ऐसा फील हुआ कि बाबा ने इतनी चार्जिंग कर दी अंदर, क्योंकि जो सूक्ष्म संस्कार हमारे कई बार होते हैं ना कि एडजस्ट नहीं ये नहीं, वो सारे वहां पे वो खत्म हुए। तो सेवा पहले मेरे हमेशा प्रश्न चलता था कि बाबा सेवा का सब्जेक्ट क्यों है। हमेशा बाबा से प्रश्न पूछता था। आप कहते हो स्थिति ही सब कुछ है, स्थिति अच्छी रखनी है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो ये सेवा का सब्जेक्ट में तो पेपर्स आते हैं सारे, ये सेवा का सब्जेक्ट क्यों है। लेकिन फिर समझ आया जब सेवा में लगे कि ये ही हमारी स्थिति की चेकिंग है ना। जब पेपर्स आएंगे, मान लीजिए हम किसी सेंटर पे गए और वहां पे ऐसा स्थान मिला जहाँ पे 10 लोग एक ही कमरे में हैं, वहां पे अपने संस्कार सामने आएंगे ना, वहां पे मैं शांत रह सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता। फिर पांडवन में जब हम सेवा में गए, विशाल भवन में आप गए होंगे, तो विशाल भवन में काफी सारे लोग होते हैं सेवाधारी साथ में। पहली बार हम जब गए तो वहां पर जो बेड्स थे वो तो फुल थे सारे, जो नीचे होता है वहां भी फुल था। मैंने बोला भाई ये तो फुल है। कहते बस अपनी चादर इतनी ऐसी सेट कर लो कि यहाँ सो जाओ बस। मुझे लगा अच्छा। और मुझे पहले मैं बहुत डेलिकेट था, मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए कोई भी, और मेरे को सोते हुए ऐसा ना। तो वहां तो अब आप 3-4 दिन तो, क्योंकि अब किसी की सेवा 11 बजे खत्म हो रही है, कोई सुबह 2 बजे उठ के जा रहा है सेवा में, अच्छा कोई गीत सुन रहा है 2 बजे, 1 बजे भी गीत सुन रहा है, किसी को स्नोरिंग का वो है। तो शुरू में 3-4 दिन तो लगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ एक्सेप्टेंस कि नहीं करना ही है। तो बहुत सारी परिस्थितियां, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़े थोड़े चैलेंज होने चाहिए, ताकि पावर टू एडजस्ट कहो, पावर टू एक्सेप्ट कहो, है ना। और जब हम यूथ विंग की सेवा में जाते थे 2 संकल्प में लेके जाता था हमेशा। पहला, सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। दूसरा, कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे कई केसेस हुए। एक सेंटर पे हम गए, 40 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम था, 35-40 किलोमीटर, पूरी बस वहां तक लेके गए, और सड़क ऐसी थी, खड्डे, ये बहुत कुछ, 1.5 घंटा लगा जाने में। वहां गए और वहां जाके पता लगा प्रोग्राम ही नहीं है। अच्छा, उस समय क्या था, पहली बार तो हम एज अ सेवाधारी या कहे एज ए यात्री गए थे, अगली बार हमें मैनेज करना था। तो अब सारे क्वेश्चंस कि आपको पहले पता करना चाहिए, जो गाड़ी चला रहा है वो भी। तो वहां पर अपने मन को शांत, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ आए हैं, आधा घंटा योग करते हैं आराम से।
है ना, सेवा करते हैं फिर चलेंगे। तो सिचुएशंस को कैसे एडजस्ट करना है और कैसे शांत रहना है, तो ये सब चीज़ें समझ आए कि सेवा में हमें सबके साथ मिलकर चलना बहुत फायदेमंद है। और हमारी सिक्योरिटी विंग की जो टीम है, हमारी टीम भी बहुत सुंदर है ये, क्योंकि सेवा बाहर की तो बाद में होती है ना। पहले तो यही है कि जो हम 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, आपस में प्यार से, खुशी से जब रहते हैं तो एक्चुअल सेवा होती है। तो बहुत अच्छा हमारा सिक्योरिटी विंग की सेवाएं चलती हैं। जैसे दीपक भाई ने भी कहा कि उनका सिक्योरिटी विंग से कोई रिलेशन नहीं था, मेरा भी कुछ नहीं था, क्योंकि आर्मी नेवी मुझे तो रैंक्स का पता ही अभी भी थोड़ा थोड़ा कम पता है लेकिन फिर भी काफी कुछ शैलू भाई, दीपक भाई ने बता दिया। तो क्योंकि ज्ञान सरोवर में हम थे, अब कैसे बाबा सेवा के लिए यूज करता है, अदरवाइज दीपक भाई से हम वहीं मिले थे ज्ञान सरोवर में। तो जैसे बीच में अमृत वेले के लिए जाते थे तो वहां से जानते थे, तो वहां से फिर ये सेवा का शुरू हुआ। तो बाबा को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो बाबा ही जानता है। और हमें तो सिर्फ हिम्मत रखनी है, और हाँ, शक्तिशाली बनना बहुत जरूरी है। अगर हम सेवा की फील्ड में हैं तो अपनी शक्तियों को जितना बढ़ाएंगे उतना ही फिर ऑटोमेटिक बाबा बहुत सारी सेवाएं देता है, और इसी बहाने आप सबसे मिलने का भी मौका मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं ना, मुझे ऐसा सहज पुरुषार्थ लगता है, क्योंकि जब हम आते हैं तो सबसे मिलना भी हो जाता है, और सेवा भी हो जाती है, तपस्या भी हो जाती है, नए स्थान के वाइब्रेशंस भी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर जगह से। इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और बाबा की कदम कदम पे मदद फील होती है कि बाबा साथ में है। और मैं 6 संकल्प बार बार दोहराता हूँ अपने साथ। आप बोलेंगे मेरे साथ? पहला, बाबा बैठा है। बाबा बैठा है। अच्छे से बोलिए, थोड़ा स्माइल करके। बाबा बैठा है। सेकेंड, बाबा की जिम्मेवारी है, है ना, वो जिम्मेवार है, हम नहीं। तीसरा, बाबा संभालेगा। बाबा संभालेगा। फोर्थ, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। पांचवा, बाबा ही मेरा संसार है। बाबा ही मेरा संसार है। सिक्स्थ, बाबा मिला सब कुछ मिला। बाबा मेरा सब कुछ मिला। तो इसको हम बोलते हैं B6 कैप्सूल अभी परसों तक B4 था ये, लेकिन पुणे में एक माता जी मिले, उन्होंने बोला भैया 4 तो मैं लेती हूँ, 2 और लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप दीजिए। तो ऐसे कुछ संकल्प हम अपने पास रखें, अपने घर पे लिख कर रखें, क्योंकि जिस संकल्प को बार बार हम रिपीट करते हैं वो हमारा स्वरूप बनता है, उसके हम गहराई में जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच डेलीगेट से पावरफुल बना दें, और बाबा ने अपना डेलीगेट बना दिया, ये बड़ी बात है। कहाँ कहाँ बाबा यूज करता है, बहुत अच्छा। तो अभी हमारे पास नजदीक शैलेंद्र भाई बैठे हैं, तो ये कहाँ से ज्ञान में चले और कैसे उनको अनुभव हुआ, कोई विघ्न आया? चलिए मुस्कुराए। ओम शांति। आपने दोनों भाइयों की कहानी सुनी, मेरा तो टोटली अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। बचपन से ही जैसे होता है ना, बाबा ने पाला है, और दादी माँ ज्ञान में थे पहले से भी। ऐसे तो सेंटर पे बचपन से जाना आना। शहर गांव बताओ। मैं आगरा से हूँ जी दीदी, मैं आगरा से हूँ। तो जैसे दादी सेंटर पे जाते थे सेवा के लिए, वहाँ जाती थी, तो शुरू से ही आना जाना सेंटर पे होता था। और मैं पहली बार जब 4-5 साल का था तो मधुबन गया था, ऐसा माँ बताती है। नहीं मंजू जी करो, बस किसी की इमरजेंसी से हो जाए। तो ऑफिशियली तो ऐसे मेरा कोई कोर्स वगैरह नहीं हुआ है, पर दीदियों का प्यार और जैसे सब बता रहे थे टोली, इन सब से मेरा जन्म हुआ। और मेरे को याद है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके सेंटर की बहनें, मतलब
आज भी जो मेरी दीदी है मैं उनको माँ की तरह मानता हूँ, दूसरी माँ की तरह। और वो जो पालना देती हैं, वो जो सिखाती हैं, है ना, बाबा तो सिखाते हैं लेकिन बहनों की पालना, आप सब बहनों के जानते ना, तो वो आपको ज्ञान बाद में चाहिए, पहले तो क्या चाहिए, प्यार खींचता है ना। तो बचपन से ऐसे था। हमें याद है कि उस समय पे झांकी लगती थी प्रदर्शनियों के लिए ना, तो दीदी तो मेरे को कई बार जैसे होता है ना, नशा मुक्ति का होता है, ठीक है, जो गुरु बैठे हैं वो चिलम पी रहे हैं, ठीक है, तो मेरा काम होता था उनको चिलम भर के गुरु जी को बार बार देना। तो ऐसा बचपन में मतलब बहुत ही सहज सेंटर पे आना जाना। और उस समय पे ये बातें ज्ञान ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हमारी विमला दीदी थी तो कई बार घर से जैसे माँ घी भेजती थी, या मतलब कई बार होता है सेंटर पे सब्जी घी ऐसा, तो मैं तो स्कूल ड्रेस में होता था, कई बार कपड़े भी ऐसे होते थे, तो दीदी पूछती थी अच्छा यही पैंट पहनोगे या कृष्ण जैसा भी पहनोगे, ऐसा करके। तो पर दीदी को तो कोई, दीदी बोलते थे जरूर कृष्ण जैसा बनेंगे। दीदी के सामने तो ऐसे ही बोलेंगे, तो टोली भी नहीं मिलेगी। पर मतलब ऐसे जाते थे, लेकिन जब ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ तो उस समय पे मेरा 10th हो रहा था ऐसा 96-7 में ऐसा, और मैं पहली बार ज्ञान सरोवर जाता था लेकिन सेवा के लिए गया। मेरा जो बीच में 15-20 दिन थे, और वहाँ पे मैंने वहाँ का माहौल देखा। जो कुमार थे, आज तो सब एजेड हो गए वहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन उस समय पे जो बैच आया था वो सब ऐसा बैच था ना, आप देखेंगे ना, कोई पढ़ाई पूरी करके आया है, कोई पढ़ाई छोड़ के आया है, उस तरह का सारे सब ये। और उस समय पे चंद्रमणि दादी सी वाज द डायरेक्टर ऑफ ज्ञान सरोवर, और उनका जो क्लास कराने का तरीका, एड्रेस करने का तरीका, शाम को जब वो योग में खुद आते थे तो मतलब वो एक ऐसा माहौल था ना, ज्ञान समझ में नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको पकड़ लेता है, आपकी बुद्धि। ये तो मालूम था कि अगर मैं बीके बना तो मधुबन में ही रहना है। मेरे अंकल उस समय पे MSc कर रहे थे आगरा में, तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, अभी तो छोटे हो, ये सब बाद में करना ऐसे। पर मैंने मन में सोच लिया था कि अगर मैं बीके बनूंगा तो मधुबन में रहना है ऐसा। वहाँ पे उन सब कुमारों को देखता था, पूरे दिन वो इतनी मेहनत करते थे, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे जा रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क बहुत था, एकदम हार्ड वर्क। एंड देन शाम को सब लोग चंद्रमणि दादी आते थे, योग में बैठे हुए होते थे, और वो योग भी ऐसा नहीं, मतलब उस समय राजऋषि हॉल में बैठते थे, सब लोग पट पे बैठते थे, कमर सीधी एकदम, और वो कंपटीशन होता था दादी के सामने किसको बैठना है, मूली क्लास में भी। और कंपटीशन इन द सेंस मन में होता है कि दादी के सामने, हाँ ये मैं मतलब ये देख के ना, और हमें अनुभव भी होता था क्योंकि उस समय हम भी सेवा में थे, तो पूरे दिन तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इवन सूरज भाई जी, उनको भी देखा है, इतनी सारी चीजें। और उस समय भाई साहब वॉलीबॉल खेलने आते थे हमारे, लेकिन एक ये अनुभव था कि बाबा कितनी मदद करते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हो। शाम को योग में बैठो, पाती मार के, एकदम थकान धूप खत्म एकदम। और उस समय मुरली में भी बाबा ने ज्ञान सरोवर जब था तो उसमें बोला था कि बाबा आता है, जो सेवाधारी बच्चे होते हैं उनके, तो ये प्रैक्टिकल अनुभव था। और ये केवल वहाँ की बात नहीं, ये आज भी होता है। अब माताओं बहनों सब, हम सब का है, चाहे मधुबन निवासी हो, बाहर के हों, जब हम यज्ञ की सेवा करते हैं ना तो भगवान बन जाता है, 100% बन जाता है। और ये आशा दीदी के क्लास में मैंने सुना था, उन्होंने बोला था जो हड्डी सेवा करते हैं ना यज्ञ में, उनको यज्ञ से बहुत प्यार होता है, अपना बना जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं,
जो भी भगवान के यज्ञ के लिए हड्डी हड्डी लगाता है ऐसा हो जाता है। तो जब ज्ञान सरोवर में ये सारा माहौल देखा, उस समय पे अशोक भाई जी, वो मैं उनके डिपार्टमेंट में सेवा करता था, तो मैंने भाई साहब को जाके बोला, भाई साहब अब मेरे को तो यहाँ रहना है। और उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे देखा। उस समय नो दाढ़ी, नो मूछ, नथिंग, एकदम आपकी उम्र ऐसी होती है 16 या 15, मेरे को याद है 15 साल 9 महीने समथिंग मेरा ऐसी एज थी। तो भाई साहब ने पहले ऊपर से नीचे देखा। अशोक भाई को आप लोग जानते हैं? दीदी तो जानती अशोक है, गाबा जी। गाबा जी। तो वो उस समय एकदम उनके सामने बोलना मतलब बहुत मतलब ऐसा होता था। तो भाई साहब ने बोला, अच्छा अभी इतने, आप पढ़ाई और करो, ऐसे करके कम से कम 12वीं करके आओ। मैं बोला, वैसा विनाश विनाश होने वाला है क्योंकि 2000 तो ये उस समय पे ये चीज और थी। जो ज्ञान सरोवर में आए थे ना, सबके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं और सबको मालूम था कि कहीं 2000 में विनाश हो गया। तो फिर भाई साहब को बोला था, भाई साहब पहले तो भाई साहब को मैंने देखा वो कई चीजों पे बहुत हमारे मजे लेते थे, तो हंसे। हाँ, बोले कोई नहीं, तुम पढ़ाई कम से कम 12वीं करके आओ, ऐसे करके। तो भाई साहब ने मेरे को भेजा। मैं बोला, भाई साहब मैं है ना फिर क्या करूँगा, मैं 12वीं करके तुरंत आपके पास आऊँगा, ऐसा। तो मैं घर गया। और ये कई बार ऐसा होता है, जब आपको ज्ञान की लगन होती है तो आपको दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा होता है। तो मेरा सेम वही हाल था, मधुबन हमेशा दिमाग में रहता था। और मैंने 12वीं का जैसे मेरा लास्ट एग्जाम हुआ, शाम को ट्रेन पकड़ी और नेक्स्ट डे मैं मधुबन था। और अशोक भाई, उसमें भाई साहब के पैर में चोट लगी थी, तो उनका कमरा राजऋषि में 13 नंबर, क्योंकि वो रोड पे था। तो मैं सीधा जाकर पहले पूछा, भाई साहब कहाँ? और कमरे में जाके खड़ा हो गया। बोला, भाई साहब 12वीं हो गई मेरी, मेरे 12 बज चुके हैं, मैं आपके पास आ गया हूँ। तो भाई साहब ने देखा। पर देखो भगवान कैसे करता है। मेरी उम्र इतनी छोटी थी, तो क्या यज्ञ में ये नियम नहीं होता कि आप 18 साल से पहले समर्पित हो जाओ। तो भाई साहब ने बोला, अच्छा तुम्हारी उम्र ये 12वीं हो गई है, तुम्हें कुछ ऐसे तो नहीं होगा? मतलब नहीं भाई साहब, मैं घर से छुट्टी लेके आया हूँ, सब कुछ ऐसे ठीक है। तो भाई साहब ने मेरी सेवा ऐसे की, दिन में मैं कैंसर रहता था और रात को पांडव होगा टेलीफोन एक्सचेंज, क्योंकि अशोक भाई टेलीकम्युनिकेशन के भी देखते थे। तो लोगों को लगता था कि ये सेवादारी है, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है, उस तरीके से। और फिर क्या होता है कि जब आप मधुबन में रहते हो, बड़ों की पालना मिलना शुरू होती है, आप दूसरे नजरिए से लोगों को देखना शुरू करते हो, ऐसे। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कुमारों को देखा वहाँ पे, जो मधुबन में थे, हॉस्पिटल में, स्पेशली हॉस्पिटल में थे, जो पढ़ाई कर रहे थे। और वो हॉस्पिटल में रहते हुए पढ़ाई करते थे। मैं उनकी बुक्स देखता था तो अच्छा लगता है ना। प्लस अब मधुबन में रहते हैं, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में था। उस समय पे इतने विदेशी आते थे और कम्युनिकेशन का साधन केवल टेलीफोन एक्सचेंज होता था। तो अंग्रेजी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे ना। तो उस समय पे फिर मेरे को लगा कि पढ़ाई तो जरूरी होती है। तो आज भी अगर मैं जाता हूँ ना, चाहे माताएं या कुमार होते हैं, मैं उनको जरूर बोलता हूँ, पुरुषार्थ करो, ज्ञान युग पे पूरा ध्यान रखो, लेकिन पढ़ाई अगर करनी है तो डेफिनेटली करो आज भी। फिर मैं भाई साहब के पास पहुंच गया। मैं वहां से मेरे को पढ़ने का मन कर रहा है, और हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे भाई पढ़ते हैं जो इग्नो से कोर्स करते हैं। तो भाई साहब ने फिर मेरे को ऊपर से नीचे देखा, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पहले ही पढ़ के आते हैं। बोला, भाई साहब वो तो पूरा हो गया, अभी तो यहाँ से पढ़ाई करनी है। फिर उन्होंने बहुत अच्छा पूछा, अच्छा फिर सेवा कैसे मैनेज करोगे आप तो है ना ऐसे। फिर मैंने बोला भाई साहब को, वैसे भाई साहब ने एक ही बात बोली कि मेरे कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए तुम्हारी सेवा से। टेलीफोन एक्सचेंज में हमारी 2 बहनें हैं, मंजू बहन और त्रिवेणी बहन पांडव। तो मैं उनके पास था, उन्होंने बोला, बहनों ने अगर एक भी तुम्हारी कंप्लेन किया कि यू आर नॉट ऑन राइट टाइम, यू आर नॉट रेगुलर,
तो फिर तुम अपना बिस्तर बांध के। मैं बोला बिल्कुल नहीं वैसे। तो अब देखो भगवान कैसे मदद करता है, उसको जो चीज़ सिखानी होती है, क्योंकि मेरी ड्यूटी रात को पांडुवन में होती थी। अब सबको पता होगा कि पहले टेलीफोन जब करते हैं ना विदेशों में या इंडिया में भी, तो कॉल रेट्स होती थी, फुल रेट, हाफ रेट, 1/4 रेट। और ब्राह्मणों का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा था? 1/4। अमृत वेले उठो 1/4 पे होता था ऐसे। तो मैं 1/4 वाला था वहां पे ऐसा ना। तो मैं रात को 9 बजे जाता था और मेरे को 11 बजे तक एक्सचेंज करना होता था। सुबह अमृत वेल से लेके फिर 7 बजे तक, जब तक मुली क्लास ऐसा होता था। और वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की, मतलब एग्जाम। और भगवान सिखा देता है, सब कुछ सिखाता है कैसे करना होता है। क्योंकि मैं इग्नू से पढ़ रहा था, सारा मेरे को खुद पढ़ना है। उस समय पे नेट भी इतना नहीं होता था। लेकिन जब आप सेवा भाव से पढ़ते हो, मैं 12वीं इससे किया था, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से। लेकिन ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स से किया, क्योंकि वो संभव नहीं होता था कि मैं साइंस स्ट्रीम लेके आगे पढ़ाई करूं। तो बाबा ने देखो कैसे, मैं सेवा, जो फ्री टाइम होता था दिन में, मैं अकाउंट्स में गोलक भाई जी के पास जाता था। तो प्रैक्टिकली लेजर जो सारी अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग, लेजर एंड ऑल दैट थिंग्स, वो भगवान प्रैक्टिकली उसने सिखाई। और मेरी पढ़ाई हुई ऐसे, भगवान ने मेरे को पढ़ाया। मैंने बीकॉम, एमकॉम, MBA सब मधुबन से। और फिर उसके बाद जैसे मेरा MBA हुआ, क्योंकि अशोक भाई हमारे इंचार्ज थे, तो ये जैसे विंग 2000 से पहले भी भाई सब थोड़ा सा दूसरी सेवाएं होती थी वैसे। लेकिन जब विंग फॉर्म हुआ तो शुरू से ही विंग में SSW का जो होता था सब कुछ, पहले PPT, वीडियो नहीं होते थे, PPTs होते थे, भाई साहब लेटर होते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, तो भाई साहब के साथ जाते थे। फिर कभी कभी भाई साहब हमें टेक्निकल हैंड के रूप में लेके जाते थे। ये सब चलता था शुरू से विंग में। तो जैसे ही मेरा उस ग्रेजुएशन हुआ था, तो भाई साहब ने मेरे को बोला चलो अभी तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम्हें मेरे साथ सेवा में मड़गांव जाना है, नेवी का प्रोग्राम था। एक्चुअली जाता था पहले, पर वो फोटो खींचना, जैसे दीदी ने बताया फोटो खींचना टेक्निकल, लेकिन उन्होंने बोला इस बार तुम्हें स्टेज पे कुछ ना कुछ करना है। आप समझते हैं कि हमने तो कभी ये किया ही नहीं होता है, चेहरा एकदम लाल हो जाएगा हम स्टेज पे जाओगे तो। हाँ पीला हो जाएगा ये तो भाई साहब ने मेरे को मालूम है, जैसे बताया ना, उन्होंने लिटरली ट्रेन में समझाया, फिर सेंटर पे गए, सेंटर पे बताया। और मेरी जॉब क्या थी, जो करना था पता है वो क्या करना था मेरे को करना था कि बीच में जो गैप होगा ना, पहले अशोक भाई लेक्चर देंगे, फिर बीच में मैं जाऊंगा और 5 मिनट के लिए उनको है ना स्ट्रेचिंग करानी है, केवल इतने फिजिकल। और वो नेवी गए थे, इंग्लिश में सब बोलना है, और भाई साहब ने पूरा प्रैक्टिस कराया। ओम शांति, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज स्टैंड अप, रेज योर हैंड्स, रेज योर फीट, पूरा उन्होंने अंग्रेजी में। मैंने भाई साहब मैंने भी लिखा, सब किया। स्टेज पे जैसे गया, ओम शांति, लेडीज एंड जेंटलमैन, और सारा ब्लैक आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद 1-2 लाइन जो बोली होगी वो मेरे को भी याद नहीं। पर देखो भगवान मालूम है। नहीं, मैं तो मेरी टिकट सब खाली, क्या करना है ऐसा। लेकिन भाई साहब को मालूम था कि ऐसा होता है, वो पीछे खड़े थे, उनको मालूम तो ये जरूर फेल होगा। तो वो आ गए। अच्छा, उन्होंने फिर शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल से एंड ही विल डू एंड यू आल्सो डू। हाँ, मतलब उन्होंने वो संभाला। फिर उन्होंने बाद में आया, कोई नहीं बेटा, देखो कैसे, कोई नहीं बेटा, ये होता है, पर तुमने किया ये बहुत अच्छा किया, ऐसा करके। फिर उसके बाद खैर मैं जाता रहा, थोड़ा ये सीखा। फिर जैसे मेरा MBA हुआ
उन्होंने बोला अब तुम बहुत टेक्निकल हैंड हो गए, अब जाओ और ये उस समय पे बीएसएफ का कुछ प्रोग्राम था थोड़ा जो हाँ कैंपेन में, हाँ अभी तुम्हें उस कैंपेन में मैनेज करना है। ठीक है वैसे बिल्कुल नहीं, अभी एमबीए हो गया है, ग्राउंड में जाके ऐसे करो। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ नॉर्थ ईस्ट में, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और वो कैंपेन इतनी, आप सबको बताओ कि वो इम्पैनल हुआ था सिक्योरिटी सर्विसेज में, बीएसएफ ने हमें इम्पैनल किया था। और हम जब जाते थे तो हमारी टिकट्स जो उनको सब कुछ होते थे, और वहाँ पे लेक्चर्स के भी वो उन्होंने जैसे होता है ना पैसे दिए थे। तो जैसे पर स्पीकर उन्होंने 40,000 दिया था उस समय भी, तो 3-4 महीने थी तो बहुत पैसा आ गया। ठीक है, वो पैसा आने जाने का किराए के बाद ऐसे अलग था। और उसमें क्या था, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहन थी, उन्होंने भी दे दिया क्योंकि मधुबन से हम गए। फिर सुमन बहन जी थी, उन्होंने बोला मैं क्या करूँगी, आप रखो। और मैंने आके भाई साहब के हाथ में रख दिया, भाई साहब ये मिल गया। तो उन्होंने बड़ा मतलब he felt very proud, अब तुम कमाओ भूत बन गए ऐसे करके बोला। और उन्होंने खुद बोला अभी तुम ये जाके इशू दादी को दो ऐसा। तो ये सब सुनाने का, केवल आपको हंसाने का ये नहीं, भगवान बनाता है आपको। हम तो जैसे बोलते हैं ना सालिग्राम, हम तो वैसे उबड़ खाबड़ पत्थर है, लेकिन अगर आप हाँ बोलते हैं, बाबा के सामने समर्पित हो जाते हैं, then he saves you, वो आपको बनाता है। और अनुभव की बात बताऊं, अभी देखो लौकिक का तो सुना है, लेकिन मेरा असली घर तो मधुबन ही रहा है। और मधुबन में जो मेरे, जिनसे मैं सीखा हूँ, जो मेरे हीरोज हैं वो दादीज हैं, जगदीश भाई जी का फोटो लगा हुआ है, बहुत सारे लोग। तो आज भी इन लोगों को जब मैं याद करता हूँ ना, जब लोग सामने होते हैं ना, तो उस समय शायद कम वैल्यू होती है हमें किसी की भी। जब हम उनसे दूर हो जाते हैं ना, लौकिक दुनिया में ऐसे ही होता है ना, आप माँ बाप की वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं तब समझ में आता है। तो मैं एक बड़ी दादी का और एक जगदीश भाई जी का जरूर इंसिडेंट सुनाऊंगा आप लोगों को। बड़ी दादी, ठीक है, दादी प्रकाशमणि, प्यार से बड़ी दादी बोलते हैं उनको। तो उस समय पे बड़ी दादी तो मधुबन में ही रहते थे, शांतिवन भी जाते थे, लेकिन बेस मधुबन में होता था उनका। और दादी को, जैसे दादी का एक नियम होता था, भोजन के बाद वो हमेशा बाबा के कमरे में जाते थे, झोंपड़ी में जाते थे, और फिर नीचे से उतरते किचन, टोली किचन से होते हुए, फिर घूम के डिस्पेंसरी एक्सचेंज के होते हुए फिर कमरे में जाते थे। तो वो कई बार देखते थे, अच्छा ये छोटा बच्चा बैठे ना। दादी, आपने बड़ी दादी को देखा है? जिन ने देखा एक बार हाथ उठाओ। दीदी ने देखा है, ओके। अच्छा फोटो में बताओ कौन सी बड़ी दादी है? दादी प्रकाशमणि, ठीक है, दादी प्रकाशमणि, ठीक है। मतलब माँ जैसे बोलते हैं। तो दादी का एक सिग्नेचर, कई चीजें हैं। दादी जब दृष्टि देगी ना और वो हिलाएगी तो उसकी आंखें भी बात करती थी दादी की, बड़े प्यार से। आप देखेंगे ना, हाँ दादी बोल रही है, प्यार कर रही है, लगता था ऐसा। तो बाहर आके 1 सेकंड दादी रुकते थे, दृष्टि देते थे। और दादी आना मतलब कैसा है, आप तुरंत, जो लोग फोन कर रहे हैं, जो सब एकदम स्टैंड अप खड़े और दादी के रिस्पेक्ट में, ये सब चीजें होती थी। तो दादी ऐसे देखती थी। एक दिन दादी ने मेरे को, और दादी प्यार से बिचनू बोलती थी क्योंकि हम छोटे थे, बिचनू ऐसे करके। तो नीचे एक्सचेंज में भाग गया, बोला दादी ने केबल से, अच्छा। दादी ने बोला उस समय ठंडियों के दिन थे, और माउंट आबू की ठंडी आप सबको पता है, बहुत माइनस में जाता है। दादी ने पूछा, अच्छा यही रात को सोते हो? हाँ दादी, रात को इधर ही सोते हैं। कंबल वगैरह है? कैसे सोते हो? हाँ दादी, सब कुछ है, कंबल भी है। फिर सुबह उठ जाते हो अमृत वेले? मतलब कैन यू इमेजिन, एक संस्था की हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके पास कितनी सारी, हजारों बहनें हैं, बहुत सारे समर्पित भाई हैं, उसमें से मैं एक छोटा सा सेवादारी है ना।
लेकिन आत्मीय था, अपनापन। दुनिया में इसी तो कमी है ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पैसा भी होगा, सब अपनापन कम देगा, कोई नहीं देगा। जो अपनापन तो वो दे सकता है ना, तो परमात्मा देता है, या जो अंदर से बहुत साफ हृदय का होता है। तो दादी ने अच्छा ऐसा, फिर उसी समय पे जो किचन में, दादी का किचन टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, तो वहाँ संजय भाई रहते थे, बस रहते थे। तो उन्होंने उसी समय, संजय इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो बोले देखो अभी आज दादी के लिए वो जो बनाया था ना, उसमें से इस मिचनू को दो, ऐसे करके। तो उसके उस दिन के बाद क्या हुआ, मेरा लाइसेंस लग गया। जब भी कोई अच्छा खाना बनता था ना दादी के, तो दादी के किचन से उनके भोजन के होने के बाद संजय भाई आवाज मार देते, चलो आ जाओ। तो कैसे पालना होती है दादी का, और छोटी छोटी बातें हर चीज में, केवल ज्ञान योग बोलने की बात नहीं। एक बार हमारी मैराथन हुई थी, स्पोर्ट्स पिंग बना था दीदी, मधुबन के सारे भाई, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, मानव भवन, उनका इंटर कंपटीशन हुआ, बहनों का अलग भाइयों का अलग। उसमें जैसे था बैडमिंटन था, रनिंग था, वॉलीबॉल था, क्रिकेट था, मैराथन था। तो मैराथन हुआ, पांडवन से स्टार्ट होके नक्की का चक्कर लगा के वापस नक्की पे आना है। हाँ वही। तो उसमें मैं तीसरा नंबर था। उसमें जगवीर भाई सेकंड, जो आज स्पोर्ट्स विंग के हैं ना, नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो वो दूसरे थे, मैं तीसरा था। और एकदम जब दौड़ के आया, पहले से तैयारी थी, सारी दादियाँ जो ओम शांति भवन की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे सोफे के सामने बैठी हैं, और जो विनर्स हैं वो उनके पास जाएंगे, दादी टोली देगी और फोटो होगा। तो दौड़ के आए एकदम, वो तो आपको पता है पसीना ऐसे हो जाता है, लोग फिर पानी पिला रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन जब फोटो खींचने के लिए गए तो पूरा तर बदल पसीना, सर में सब कुछ। और उस समय मेरे बाल भी बहुत बड़े थे एकदम, क्योंकि वो धोनी का समय जैसे चल रहा था, तो थोड़ा कई बार होता है ना, तो बाल बड़े थे, ऐसा होता है। तो दादी ने पहले तो बालों को ऐसे करके उसमें हाथ डाला, और फिर जैसे माँ करती है ना, उन्होंने इसको इतना तुम दौड़ के आया ऐसे करके। तो वो इतना निस्वार्थ, निश्चल प्यार, ऑनेस्ट प्यार। अब ये बातें आपको मैं बताऊंगा ना तो ये कहानियां लगेंगी, पर ये हर एक मधुबन की कहानी, मधुबन निवासी की कहानी है। उन्होंने दादियों से जो पालना पाई है ना, बाबा से जो पालना पाई, जो पुराने वो सब जानते हैं, इतनी क्लोजनेस। और बड़े लोगों से जब आप मिलते हो, वो एक इंसिडेंट में, एक मुलाकात में आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव कर रखे जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज में उस समय 1/4 रेट होती थी मॉर्निंग में, सारे सीनियर्स कॉल करते थे, सबको लगाना है, दादियों को लगाना है। अच्छा गुलजार दादी के लिए फोन लगाया था, वो ऐसे लाइन उनके पास भी होती थी, पर दादी डायल नंबर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो एक्सचेंज में लगाते थे। तो एक दिन ऐसे ही भाई साहब ने कॉल किया, जगदीश भाई जी, और उनकी विशेषता थी, जब वो कॉल करते थे ना, पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, मैं जगदीश भाई बोल रहा हूँ, क्या आप मेरे को शक्ति नगर फोन लगा के दे सकते हो, ऐसे। ये उनका मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन था, आपको पता हो कि कौन है और कहाँ बात करनी है। अब आप सोचो कोई इतना बड़ा व्यक्ति, एक में मतलब जगदीश भाई बहुत सम्माननीय, बहुत सम्माननीय, उनका जीवन ऐसा है, मतलब। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, अगर कोई आज आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोन करे, मैं आपके घर में आ रहा हूँ, क्या बोलेंगे आप? तो मतलब वो उस हिसाब से भाई वो है। तो सबसे पहले तो मेरी आवाज ऐसी थी, मैं बोला भाई साहब मैं यहाँ पे सेवाधारी हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और आप जो बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे मैं लगाऊंगा, प्लीज आप ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे करके आप बस बताइए कहाँ लगाना है। तो फिर पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैंने आपको देखा है, आप जिस स्थान पे बैठे हैं ना, वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप जैसा
जैसा बोलेंगे ना, लोग उस वाइब्रेशन को लेके जाएंगे। अब ये भाई साहब कह सकते हैं, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, आप इतने रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए। भाई साहब ने ये बातें दो तीन बताई और मैं समझ गया, बड़े लोग जीवन में एक बार भी मिलते हैं ना, वो आपको कुछ न कुछ सिखा के चले जाते हैं ऐसा। तो इसमें भी मेरा कुछ नहीं है, पता नहीं मेरे पूर्व जन्म का कुछ संचित फल होगा जो मैं ऐसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। नहीं तो कितने लोग मधुबन में होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, धीरे धीरे ये चीजें। बात रही फिर ज्ञान योग की, मैंने जैसे बोला मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय पे मेरे को समझ में आया कि मेडिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बाबा ने बोला नॉट ओनली आपका मन कंसंट्रेशन करने के लिए, लेकिन इवन आपको जो टचिंग लेनी होती है ना, तो बाबा टच करता है केवल मेडिटेशन में, जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। तो विक्रम विनाश तो होता है, लेकिन बाबा भी कैसे टच करेगा अगर मेरी बुद्धि कोई बाह्य मुखी योग में कैसे टच होगा। योग तो पढ़ाई के दौरान ये चीजें मेरे को बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि अगर कुछ अच्छा करना है ना, तो आपको योग युक्त होना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मैं भाई साहब बोलते थे कई चीजें, लेकिन जो बोलते हैं ना वो अनुभवी होते हैं, हर बात सही होती है। धीरे धीरे बाबा जो मुरली में बोलते हैं ना, कई बार ऐसे लगेगा, बाबा ने एक मुरली में बोला था, बच्चे ये दुनिया तो है ना, हर आत्मा है यहाँ पे पतित और विकारी है, बाबा तो बाबा है, वो उस स्टेट पर रहता है। वो बोलते हैं इवन छोटे बच्चे में विकार होता है, जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो अपनी माँ को मारता है, देखते हैं ना। तो बाबा जब बोलता है ना, हर बात में उसका लॉजिक है। इसको जगदीश भाई बोलते थे कि अगर बाबा की मुरली में कहीं कॉमा भी आता है ना, फुल स्टॉप भी होता है ना, तो उसमें ड्रामा के राज समाये हुए होते हैं। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि, मुरली जो चल रही होती है या मुरली जो उसको लॉजिक पे तुलने की बात ही नहीं होती, उसको प्रैक्टिकल करने की बात होती है, उसको तो जीने की बात होती है। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें रहते रहते समझ में आता है ऐसे। फिर भाई साहब के साथ रहते रहते उन्होंने फिर एक बोला कि अभी तुम्हें विंग की जिम्मेवारी भी संभालनी है। जब वो बीमार, थोड़ा उनका स्ट्रोक हुआ, तो फिर हमारी टीम का फिर रिसफल किया, टीम बनाई। तो उसमें वैसे जैसे बताया, शिव भाई, सती भाई, दीपक भाई और मैं, भाई साहब ने फिर जिम्मेवारी दी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया फिर ऐसे। तो इस तरीके से बाबा सेवाएं ले रहे करते रहते हैं। तो विंग की जो टेक्निकल सारी चीजें होती हैं वो मैं देखता हूँ, फाइनेंस को देखता हूँ, और जहाँ पे भी कैंपेन वगैरह होती है इन चीजों में जाते रहते हैं। थैंक यू। और जैसे आपको बता रहे थे दीपक भाई, अभी हम लोग ORC से आए, और ORC में जैसे ब्लास्ट की बात कही थी, तो कई लोग प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग आए भी। और इसमें जो सबसे VIP लोग थे ना, ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने नेवी की तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल आए थे, नहीं एडमिरल आए थे, वैसे एडमिरल जिन्होंने एड्रेस किया था न्यूज पे उसको, DGNO, उनका नाम था प्रमोद समथिंग। तो वो इस प्रोग्राम में आए, बहुत हम्बल। तो बाबा सेवा कर रहे थे, एडिशनल सेक्रेटरी टू NSA अजीत डोभाल जी, वो आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। करम करावन हर तो बाबा करा ही रहे किसी भी परिस्थिति में। और दूसरी बात, कई बार नशा आता है कि बाबा ने बोला है कि लास्ट में तो धीरे धीरे मनसा सेवा होगी, केवल एक विंग काम करेगी। कौन सी विंग काम करेगी? सिक्योरिटी विंग। सेंटर पे दीदी को अगर सब्जी देने में आएगा ना कोई सिक्योरिटी वाला है, लो पूनम दीदी ये सब्जी वाला नहीं देती। थैंक यू। हमारा कैंपेन है अभी कल बड़े 33 जो सेक्टर है 33 है, वहाँ पे 10 से 1 बजे तक है प्रोग्राम। और उसमें भी लगभग है 10-15 फोर्सेस से लगभग 400 लोग आने की संभावना है ऐसा।
और उसके बाद कैंपेन है, 2 डायरेक्शन में जाने वाली है, एक टूवर्ड्स हरियाणा, एक टूवर्ड्स जम्मू की तरफ। तो वो 15 दिन का है, 15 दिन आप जरूर योगदान दीजिए। और कोई अगर सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं तो आप उनको बताइए कि टीम आ रही है, सेवा ले ले। ठीक है। और ब्राह्मण परिवार से तो मिलके हमेशा अच्छा लगता है। क्या हम पहले भी मिले थे? कब मिले थे? फिर मिलेंगे। हम वारसी में थे तो एक माता जी परिचय करा रही हैं, देखो मैं ना आपसे ना 5000 साल पहले मिली थी, हाँ, पर ये जो बाजू वाली माँ है ना ये केवल अभी मिल रही है। तो बोला माता जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले मैं ज्ञान में हूँ, ये तो अभी ज्ञान में नहीं है ना। तो हम सब 5000 साल पहले भी मिले थे। ओम शांति।